सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। 3 अहम इशूज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिज़र्व सीट के हवाले से आपको पता है कि इसके ऊपर अदालती फ़ैसला भी है, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम भी है, फिर नज़रसानी के हवाले से भी आपके इस पे एडवाइस आ चुकी है। तो इस पे बात करेंगे क्योंकि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे इस चीज़ को। दूसरी तरफ अदालती इस्लाहात आइनी पैकेज जो अभी तक सर्कुलेशन में है और कहा ही जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अब इस सिलसिले में काफ़ी हद तक जो काम रह गया था मुशावरत के बाद वो अमली जामे की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा एक बड़ा अहम तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है और वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो इन 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर क़ानून, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ हैं। मैं पहले कंवर दिलशाद साहब की तरफ आ जाता हूँ और एक बहुत अहम इशू है और वो ये है, कंवर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? कंवर दिलशाद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं फिर हाफिज़ एहसान अहमद साहब की तरफ जाता हूँ। हाफिज़ साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा हाफिज़ साहब, ज़रा मैं इस पे आ जाता हूँ आपसे पहले इशू पे कि ये जो रिज़र्व सीट के ऊपर आपने देखा कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, और वो ये है कि रिज़र्व सीट पे जो एक अक्सरियती फ़ैसला आया था 8 रुकनी बेंच का, वो आपके सामने है और उसके बारे में क्या राय कायम की गई। फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में हमने देखा तरमीम हुई पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने वजाहत मांगी थी, उसकी वजाहत भी आ गई। और उसके बाद अब जनाब स्पीकर का जो ख़त है इलेक्शन कमीशन को रिज़र्व सीट के हवाले से, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर जो सुनने वाले हैं उनको बताइए कि क्या स्टेटस है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि 12 जुलाई 2024 को जो जजमेंट आई थी 8 मेंबर्स बेंच जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो कंक्लूसिव और बाइंडिंग जजमेंट नहीं थी। उसकी वजह यह है कि उठ 8 रुकनी मेंबर्स बेंच ने अपने उसी ऑर्डर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा था और PTI को भी कहा था कि अगर उन्हें कोई इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को रजू कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी दानिश के मुताबिक समझा कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और जिन चीज़ों के ऊपर उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, और वो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये है कि क्या आर्टिकल 1 के नीचे डबल डिक्लेरेशन हो सकता है, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा डिक्लेरेशन दे दिया हो और उसको फिर विड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर दोबारा देना, चूँकि आपका 3 दिन का टाइम जो है उसके अंदर आपने डिक्लेरेशन देना है, और अगर आप नहीं देते तो आपको इंडिपेंडेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। दूसरा उसके अंदर ये था कि जो आर्टिकल सेक्शन 104 है उसके अंदर जब आप अप्लाई करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को, आपका रेगुलर इलेक्शन शेड्यूल आता है तो उसके अंदर आपका जो रिज़र्व सीट्स का शेड्यूल है वो भी आता है, और वो जो शेड्यूल है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो SIC ना उन्होंने दिया था और ना ही उसको फॉलो किया था PTI ने, और ये आपके सामने एडमिटेड पोजीशन थी। तीसरा उसके अंदर ये है कि रूल 94 इलेक्शन एक्ट का है, जिसके अंदर ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एंटाइटल होगी आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 के नीचे तो इलेक्शन सिंबल जिसके पास हो और
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको सेक्शन 215 के नीचे सर्टिफिकेट जारी किया हो, और इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 215 का सर्टिफिकेट नहीं था। चौथी जो चीज़ उन्होंने कही थी कि सिर्फ स्ट्रक्चर जिस पॉलिटिकल पार्टी का हो उसी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सेक्शन 209(10) के मुताबिक सर्टिफिकेट देता है, और उसी ने उस जो डिक्लेरेशन है उसकी एंडोर्समेंट करनी होती है। और चूंकि पीटीआई का स्ट्रक्चर पॉलिटिकल मौजूद नहीं है तो लिहाजा उस वैक्यूम के अंदर हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज़ को पेंड किए रखा और अभी उसके ऊपर अपना ना डिटेल ऑर्डर दिया और ना ही उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्लैरिफिकेशन जो थी उसके ऊपर ना नोटिस किया, ना बुलाया, ना सुना। और इस दौरान हुआ ये कि 7 अगस्त 2024 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स पास कर दी, एक सेक्शन 66 के अंदर और एक सेक्शन 104A उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और दोनों रिलेट करती थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका वो सर्टिफिकेट जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशंस पेपर के ऊपर आना चाहिए, और अगर वो नहीं आएगा तो उसको इंडिपेंडेंट ट्रीट किया जाएगा। और दूसरा सेक्शन 104A डिक्लेरेशन के ऊपर भी था और आपके इलेक्शन शेड्यूल के अंदर था। अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब उसके बाद ये है कि 14 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त ये लॉ जो था वो मौजूद था, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस लॉ के ऊपर को ऑब्जर्वेशन दी, ना इलेक्शन कमीशन को सुना और एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दी और उनके कॉन्डक्ट पे बात की, और उसके अंदर उन्होंने पार्टी स्ट्रक्चर पे भी बात की। अब जो उन्होंने कॉन्डक्ट पे बात की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ही उन पे ऊपर आया था, लिहाजा उनकी इंटेंशनल डिफाइंस उस केस के अंदर नजर नहीं आती। दूसरा जो पार्टी स्ट्रक्चर है उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन को डिक्लेयर किया, और यह भी मैंडेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 209, 10 और 215 के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब कि अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंक्लूसिव डायरेक्शन दी गई है वो 7 अगस्त के बाद की है, लिहाजा इस लॉ के होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है अब एक कैच 21 की सिचुएशन आई हुई है कि जिसके अंदर एक तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लॉ है कि जितनी देर तक आप उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते या सस्पेंड नहीं करते, पाकिस्तान के हर इदारे बिलशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और हर शख्स जो है वो पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसके ऊपर वो लॉ जो है वो बाइंडिंग है। और दूसरी तरफ ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का 14 अगस्त का ऑर्डर है, तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर मुनासिब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन कमीशन रजू करे इन सारी चीज़ों को लेके, और स्पीकर ने डायरेक्शन नहीं दी, स्पीकर ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 चीज़ें जो थी अमेंडमेंट्स थी उसकी तरफ इशारा किया है, चूंकि लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है और उसके होते हुए जो है डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सीरियस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल कंपल्शंस भी हैं और उनके लिए एक प्रॉब्लम भी है, और उसका अल्टीमेट फोरम जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का सारा वो बेंच है जिसने उस केस को सुना, वो बुलाए, सुने और उसके बाद फैसला। आगे क्या होगा बात की बात है। मैंने अच्छा किया आपसे जरा चीज़ खुल के। मैं आता हूँ कमर दिलशाद, उसके बाद सलीम बुखारी साहब की तरफ। कमर दिलशाद साहब, क्योंकि आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, अक्सरियती ऑर्डर, उसको उन्होंने वजाहत भी दे दी है और वो आपके सामने है। दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट तरमीम, और उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त। अब कहाँ खड़ा है इलेक्शन कमीशन और उसे क्या करना चाहिए सर? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है, बिल्कुल एहसान साहब ने पूरा बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत अंदाज में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उन्होंने बयान कर दिया। अब उस पर मजीद हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका एकेडमिक गुफ्तगू मैंने सुन ली है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज स्पीकर कौमी असम्बली ने जो खत लिखा है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रहनुमाई असूल दी है, रहनुमा बताया है कि आपने माजी के तमाम फैसलों को मद्देनजर रखते हुए और इलेक्शन एक्ट 2017 का जो तरमीमी बिल जो मंजूर हुआ है इसके बाद वो 2017 से लागू होगा। इस लिहाज से जो 12 जुलाई का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो गैर फाल हो गया। ये तो उनका अपना एक खत का मतन है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया आसान लफ्जों में। लेकिन एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि कौमी असम्बली को तो ये इख्तियार नहीं है कि किसी जमात को डिलीट कर दे
ये तो बिल्कुल आइन में, आइन का जो आर्टिकल 17 है उसमें तो तरीकाकार बताया कि अगर किसी जमात को डिलिस्ट करना है या कालदम करार दी, एक किस्म का उन्होंने कालदम करार दे दिया ना तहरीक इंसाफ का जैसे को नाम है। तो लेकिन आज का तो आर्टिकल 17 ने बाकायदा एक प्रोसीजर बताया है, उसमें बताया कि वजारत दाखिला जो है वो उसको पार्टी को कदम करार देगी और फिर 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फैसला करेगी। यहाँ डायरेक्ट ही कौमी असम्बली ने, सेक्रेटरीट ने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ का नाम सफाया हो गया, अब यहाँ उनका कोई वजूद नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन हमेशा ये कहता रहा है कि चूंकि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और 5 साल से इंतखाबात नहीं करवाए तो हमने इनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया। जब इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है तो सेक्शन 215 जिसका एहसान साहब ने भी जिक्र किया, तो सेक्शन 215 के तहत उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर की जाती है, 30 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ तो डायरेक्ट ही कौमी असम्बली ने उसको डिलिस्ट कर दिया, तो आर्टिकल 17 की भी खिलाफ वर्जी हो गई और सेक्शन 215 की भी खिलाफ वर्जी हो गई। तो स्पीकर कौमी असम्बली को या कौमी असम्बली को तो इख्तियारात ही नहीं है कि किसी पार्टी को डिलिस्ट कर दे। वो डिलिस्ट करने के इख्तियार तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, जो कि सेक्शन 209 के तहत और 215 के तहत कार्रवाई कर रही है। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश रखी गई है 30 दिन के अंदर अंदर। एक तो इसका बड़ा अभाव ये पैदा हो रहा है। इसी सबसे बड़ी बात यह कि मुमकिन है कि चूंकि बहुत बड़ा ताकतवर बेंच ने, 8 रुकनी बेंच ने, जिसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने ये 12 जुलाई को फैसला किया था कि ये पार्टी को सीटें दी जाए और उसको पार्टी को बाकायदा एक जमात तस्वर की जाए। लेकिन बहरहाल अब सारा मामला स्पीकर के खत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तो सहारा ले लिया कि स्पीकर ने हमें तवज्जो दिलवाई है और साथ ही उन्होंने इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो है उसका भी हवाला दे दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये असल मामला तो ये हो गया कि पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि इख्तियार किसके पास है इसकी किसी पार्टी को डिलिस्ट नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम, माजरत के साथ एक जुमला देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 हो गया, उसके बाद रिजर्व सीट का एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, वज़ार भी दे दी। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ख़त भी लिख दिया इलेक्शन चीफ आपके स्पीकर ने, तो क्या अब जाहिर है नोटिफाई करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? अब तो सारा रोल इलेक्शन कमीशन का है और वो एक आज़ाद इदारा है और उसका इख्तियार है कि एक तरफ पार्लियामेंट का कानून है जो 2017 से अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब होना नहीं है, हो चुका है, और दूसरा एक आपके ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है। बहरहाल वो ऑर्डर है और उसकी वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी भी है और वजाहत भी आ गई है और कोई डिटेल फैसला भी नहीं है और क्लियर भी नहीं है, जैसे एहसान साहब ने बताया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला करना है ना कि रिजर्व सीट के ऊपर नोटिफाई कर दे स्पीकर के खत पे या अदालती फैसले पे। तो सर ये फैसला तो अब इलेक्शन कमीशन ने करना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो कोई कानून साज इदारा तो नहीं है। उन्होंने तो सारी चीज देखने के बाद, अब चूंकि दो खत आ गए, स्पीकर पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली, अभी दोनों खत में बड़ा इंपॉर्टेंट खत है, पूरे 3-4 पेज के जो आइन और कानून का जिक्र किया हुआ है, लेकिन उस खत की रोशनी में ही तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के से महरूम कर दिया गया, डिलिस्ट कर दिया गया। अब ये सारे मामला जो हैं ये अब इलेक्शन कमीशन ने भी देखने हैं और ये मंडे को इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन का। तो मेरा मतलब ये है कि अब गो का जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है और उसने डिसीजन लेना है, ये है ना सर? ठीक है, मैं आगे आपसे आगे बात करूंगा, जरा सलीम बुखारी साहब से लूं, फिर आगे उनको कंटिन्यू भी करूंगा। सलीम बुखारी साहब कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? इस वक्त एक तरफ पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, दूसरी तरफ अदालत अपने उन फैसलों पे जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल कहा जाता है हर जगह से, तो कैसे देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को आप कहाँ खड़ा देखते हैं, क्या होना चाहिए सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश। पहली बात तो ये है कि आपके जो पहले स्पीकर थे वो और फिर बाद में कंवर दिलशाद, जिन्हें मैं अथॉरिटी समझता हूँ कानून इलेक्शन कमीशन के मामला जात पर, उन दोनों ने जो कुछ कहा मेरी बहुत एजुकेशन हुई है, मुझे पूरी सूरत हाल का इदराक
अब पहले से बहुत ज़्यादा है, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ इस हवाले से। लिहाजा मेरे लिए बहुत कम गुंजाइश है कि मैं इसके लीगल आस्पेक्ट की तरफ जाऊँ। लिहाजा मैं जो पब्लिक परसेप्शन है या जैसे हम इसको देख रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं जिसारत करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे यूँ लगता है कि अब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ास तौर से जितने आइनी इदारे हैं उन्होंने अपने अपने तरकश में तीर भर लिए हैं और जिसके दिल में जो चाह रहा है जिसकी तरफ वो तीर फेंक रहा है, जो एक अनारकी की किसी कैफियत जो है वो हमें दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पूरी रवायत अगर आप पिछले कई सालों की देखें, 10 से 15 सालों तक, तो हर वो काम कर रहे हैं जो उनके करने का नहीं है। उनको तो इंसाफ मुहैया करना था। उन्हें रमूज़ सल्तनत चलाने का इतना शौक़ पड़ गया है अब कि वो इसके अलावा टिकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझते हैं। मैंने ऐसे जजेस को भी सुना कि कानून हम बनाएंगे। बताइए ये किसने दिया इख्तियार उनको कानून साजी का? भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किसने दिया है आपको? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अब हुआ क्या है, अब 3, 4, 5 डेवलपमेंट्स ऊपर नीचे हो गई हैं और जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं एक तरह का खड़मास मच गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था 8/5 का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो कंट्रोवर्शियल है, वो लास्ट मिनट पे तब्दील हुआ है। उसके बारे में बहुत सी बहस जो है वो टेलीविज़न के टॉक शोज़ में भी और नेशनल मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर चल रही है। उसको इलेक्शन कमीशन ने कैसे लिया? उसने पहले तो एक वजाहत मांगी उनसे कि ये 41 लोग जो हैं इनका स्टेटस आप ज़रा तय कर दीजिए। बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि ये उनकी तरफ से इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिले करने की बात है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की आप जल्दबाजियाँ और फुर्तियाँ देखिए कि फिर उन्होंने एक इजहार राय का भी टूल जो है वो इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के अमले को पता नहीं है और वो राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ गई है, जो इतराज़ उठने के बाद वापस वहाँ से डिलीट कर दी गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो कस्टोडियन है हाउस के, जिसकी तजलील का कोई मौका, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने ज़ाया नहीं जाने दिया, बल्कि मौका न भी हो तो पार्लियामेंट को उसकी औकात में लाने की कोशिशें एक तसलसल से जारी हैं। किसी जमहूरी मुआशरे में ये नहीं होता है। स्पीकर का जो ख़त है वो उस सब कुछ को रिकॉल करा देगा सभी स्टेक होल्डर्स को और मुझे भी, कि भाई साहब वो जो फैसला आपने उस वक्त फरमाया था, अगर आप प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर जाएं तो वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से बाहर था। इसलिए कि एज ए लॉ स्टूडेंट मैं अथॉरिटी के साथ और मेरे जो दोनों बुजुर्ग इस वक्त साथ हैं, मेरे भाई हैं, उनसे मैं उनके यानी इंतहाई माजरत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि मैंने ये पढ़ा था कि जिस चीज़ की पिटीशन में प्रे न की गई हो वो कभी कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकती है। आप ये देखिए कि एक ऐसी पार्टी जो उसमें स्टेक होल्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद जाती है, सीटें लेके वहाँ से निकलती है तरीके इंसाफ। ये कौन से मुआशरे में होता है? क्या इसकी जस्टिफिकेशन है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त ऊपर तले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे लगता है कि हुकूमत ने, जिसे मैं कहूँगा रियासत ने, अब फैसला किया है कि अपनी रिट को इस्टेब्लिश किया जाए। लीजिए जनाब, आप नहीं मान रहे थे, एक ऑर्डिनेंस आ गया है, कीजिए आप क्या करेंगे। मैं उस पर बात करूंगा, मैं उस पर बात करूंगा सलीम। और बिल्कुल आपने सही कहा कि रियासत अपनी रिट पे आ गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं बहुत ही अहम इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि एक आइनी तरमीम अब रियासत और हुकूमत ला रही है और दूसरी तरफ ये तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है, ये भी एक बहुत अहम ऑर्डिनेंस आया है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं कमर दिलशाद साहब की तरफ आता हूँ। कमर दिलशाद साहब, जाहिर है कि अब ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा, जो भी है लेना है उसने, और इधर वो पार्लियामेंट की वो कानून साजी जो 2017 से है उसके ऊपर नोटिफाई करेगी, या जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जो कंट्रोवर्शियल फैसला दिया, जिसको ख़ुद इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल कहती है, तभी वजाहत मांगा है, उस पर अमल करेगी। मैं ज़रा आपसे इस पे भी ज़रा राय लेना चाहता हूँ। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपके जो तरमीम
ऑर्डिनेंस आ गया है, ये बड़ा क्लियर कर दिया है इसने कि जी अब जो है वो जो वन मैन शो था, तकरीबन कोई सो मोटो नोटिस लिया था, 67 सो मोटो नोटिस लिया था चौधरी इफ्तिखार साहब ने और 53 सो मोटो नोटिस लिया था साकिब निसार ने, और इंटरफेयर और ना पार्लियामेंट को काम करने दिया ना हुकूमत को, इंतज़ामिया। अब उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्डिनेंस, इस तरमीम को आप कैसे देखते हैं? 3 सवाल सामने आ गए हैं। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला करना होगा। उन्होंने अपनी हाकिमियत को बरकरार रखना होगा। उनकी रेट जो है इसमें खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रेट खतरे में पड़ने से फेडरेशन को नुकसान पहुंचता है। अब इनको सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म जारी करना है अपने फैसले में कि आप हमारे 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है कि जनाब अभी तक इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ है, उस वक्त हम ये सीटें बाकी किसी जमात को नहीं दे सकते। उसको उन्होंने फैसला का एक ख़ास टाइम मुकर्रर कर देगी कि आप इतने अरसे में इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अहम बात उन्होंने ये करनी है कि जो आज कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया, उसका सफाया कर दिया कौमी असम्बली के तमाम कागजी कार्रवाई के तहत, तो वो उसको उन्होंने ख़त्म कर देना है, करदम करार दे देना है। उन्होंने कहा कि आपने किस कानून के तहत, किस आर्टिकल के तहत आपने इस पार्टी को डिलिस्ट कर दिया। मतलब डिलिस्ट तो इलेक्शन कमीशन ने करना होता है, वो भी सेक्शन 215 के तहत। उसका भी बहुत लंबा बड़ा प्रोसीजर है। लेकिन ये सारे मामला को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल अदा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि बाद अखबारों में भी आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तौहीन अदालत नहीं, इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक बड़ा इख्तियार है कि जनाब हमने इसलिए फैसले पर अमल दरामद नहीं किया कि पार्टी का इंटर पार्टी मैच नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ जो आपने फरमाया कि तीसरा आईनी इस्लाहात खत्म हो गई, अब आईनी इस्लाहात का नया मसौदा बनेगा, उस पर देखा जाएगा। नहीं सर, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं सर, क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला देता है तो क्या इलेक्शन कमीशन बाइंडिंग है कि वो हर सूरत में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला माने? तो अभी जो बात आ रही है कि एक तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी है जो 2017 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब उसकी क्या हैसियत है? क्या इसकी मौजूदगी में अदालती वो फैसला जो कंट्रोवर्शियल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो एग्जिस्ट करता है सर? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी किस्म का भी तसादम नहीं करना। वो तो जब ये खत आए हैं दोनों स्पीकरों के, उन्होंने खत को सब बाकायदा अपने एक रेफरेंस की शक्ल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को रेफर कर देना है कि जनाब ये हमें हदायत मिली है, ये गाइडलाइन मिली है, आप इसके बारे में हमें अपनी राय दें। वो तो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा देंगे। नहीं, मसलन पार्लियामेंट का स्पीकर का खत इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा। इलेक्शन कमीशन, मैं ये समझाऊं क्या, ये मैं सही समझाऊं? आप ये कह रहे हैं वो अपनी जान छुड़ानी है ना? नहीं, बात जान छुड़ाने की नहीं है, मैं आपसे जान छुड़ाने वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कानूनी और आईनी नुकात पे बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर है और क्या इलेक्शन कमीशन के पास दो चीज है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जो 8 रुकनी बेंच का, जिसका डिटेल फैसला अब तक नहीं आया, जिसमें कोई बताया नहीं गया जुरिडिक्शन। अब ये फैसला एग्जिस्ट करता है जिसपे ऑलरेडी नजरसानी, अपील और उसके ऊपर एतराज़ और ऑब्जर्वेशन और उसकी वजाहत आ चुकी है। और इधर सुप्रीम पार्लियामेंट ने कानून 2017 से पास कानून बन चुका है और उसका स्पीकर ने भी लिख दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब कानूनी क्या नुकात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जरूरी नहीं है कि वो कौमी असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद करे या उनके किसी फैसले पर करे। वो तो ये कहेगा कि जनाब चूंकि इलेक्शन कमीशन कहेगा जी 12 जुलाई का फैसला इंटैक्ट है, वो खत्म नहीं हुआ, गैर फाल नहीं हुआ, वो बाकायदा इंटैक्ट है। इस तरीके सरबराह जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो वो अपना फैसला तो मनवा लेंगे। वो तो कहेंगे नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जस्टिस कादिर हो या जस्टिस अजीम हो, बात यहाँ पे नहीं है। मैं किसी एक आदमी का क्यों नाम लूँ, वो तो सिर्फ एक जस्टिस है सर। अभी तो चीफ जस्टिस जिंदा है माशाअल्लाह।
मेरा जो सवाल है वो 8 रुकनी बेंच का फैसला है, अक्सरियती फैसला। मैं तो इसको देखता हूँ इस तरह, मैं जस्टिस मंसूर को नहीं जानता सर, माजरत के साथ। मैं तो उस फैसले को जानता हूँ जो 8 रुकनी अक्सरियती, क्योंकि बाकी जो माइनॉरिटी के फैसले उन्होंने तो कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, अनलॉफुल फैसला है और इसको नहीं माना जाए। वहाँ यहाँ तक बात की गई है, मैं इस इख्तलाफी नोट पे भी नहीं जाता। मैं तो इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत पूछ रहा हूँ कि एक तरफ लॉ है पार्लियामेंट का और एक तरफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है अदालत का, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं सर, बस इतना सा बताएं, मैं आगे जाता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करने का कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर पाबंद है। इस लिहाज से कोई बहुत बड़ा फैसला है और तो बाकी उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जनाब ये कायदा एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सर हमने माजी में देखा था कि सदारती फैसला भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि जनाब, मेरा ख्याल है वो शायद कोई वो थे, वो आपके रजा, उन्होंने कहा कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, हम आज़ाद बॉडी हैं, हम आज़ाद इख्तियार हैं, हमारा इख्तियार है, उसी हैसियत है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की हैसियत होती है, 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमारा होता है। जी मैं ज़रा आ जाता हूँ हाफिज़ एहसान अहमद के साहब। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मैं बिल्कुल क्लियर पूछना चाहता हूँ सर, मुझे इधर उधर मत घुमाइएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक तरफ पार्लियामेंट का कानून है और दूसरी तरफ ये कंट्रोवर्शियल फैसला है, एग्जिस्ट कौन करता है? और फिर इलेक्शन कमीशन को मसलन कहाँ जाना चाहिए? एक, और फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है तरमीमी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें डॉक्टर साहब, एक तो बात ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि जितने उनके इंटरनल वर्किंग है उनके अंदर वो इंडिपेंडेंट हैं और उस इंडिपेंडेंट के अंदर पाकिस्तान की कोई अदालत जो है उन्हें एडवाइस या गाइड नहीं कर सकती अनटिल के उनका कोई फैसला ऐसा हो जिसको आप किसी भी जुरिस्डिक्शन के अंदर या अपील की सूरत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएं या उसको रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट के अंदर कर लें। अब दूसरा जो सवाल ये है कि अगर 12 जुलाई का फैसला कंक्लूसिव होता तो उस वक़्त इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की शायद हैसियत कुछ और होती कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को कंसीड किया जा रहा है, लेकिन चूंकि 12 जुलाई का आपका फैसला कंक्लूसिव नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद ऑफर किया रिव्यू का और उस रिव्यू के दौरान जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 2017 आ गया, तो अब आपका लॉ ऑफ लैंड है और लॉ ऑफ लैंड जो है वो आपका बाइंडिंग है। अब चूंकि ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का इस एक्ट का भी पाबंद है और वो जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन आई है वो भी उसके अंदर सामने है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इलेक्शन एक्ट के होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी डिफाइंस का मुर्तकिब है, तो मेरा ख्याल है कि वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली वो बात बनती नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का हर इदारा जो है वो इलेक्शन एक्ट अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कर दिया है, और मैंने पहले भी कहा कि जितनी देर तक आप उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे उतनी देर तक वो लॉ ऑफ द लैंड है, और जितनी देर तक वो लॉ ऑफ लैंड है उतनी देर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के मुताबिक जो पार्लियामेंट ने किया है उसको अमल करने का वो पाबंद है। अब मैं यहाँ रोकूंगा, आपने बड़ा अच्छी बात कर दिया, लैंड ऑफ द लॉ बन गया है, उसको हर सूरत में मानने का उसको पाबंद है। सर अब मैं आता हूँ कि 189 है आइन का आर्टिकल, उसके तहत तो सर अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे, अनलॉफुल फैसला करे, 189 के तहत तमाम इदारे, आइनी इदारे और आपके जो लोअर कोर्ट्स है वो बाइंडिंग है, तो कहाँ जाएगी फिर? एक 189 भी तो है ना सर। देखें डॉक्टर साहब, इसी जो जजमेंट आई थी उसके 2 मेंबर्स बेंच का एक व्यू आया था और वो व्यू 4 पॉइंट्स पे आया था। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 175 के बाहर नहीं जा सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती।
तीसरा उन्होंने उसके अंदर कहा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे सामने किसी रिलीफ के लिए आई नहीं है या दरख्वास्त ही नहीं दी या उनका कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, उसकी पटिशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। और चौथी जिस तरफ आप इशारा किया है कि उन्होंने कहा कि कोई भी इलीगल ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे के ऊपर पाबंद नहीं है। अब चूंकि ये है कि एक ऑर्डर है, अब मैं इसको दो कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। एक उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो इन्फोर्स ना होता तो आर्टिकल 189 या 189 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद था। अब दूसरी सिचुएशन ये आ गई है कि 199 की नौबत ही चूंकि नहीं आई थी, कंक्लूसिव फैसला नहीं था, और उस फैसले से पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट्स कर दी थी। तो लिहाजा अब ये कहना कि आर्टिकल 189 जो है वो बाइंडिंग है, मेरा ख्याल है कि वो एक क्वेश्चन जो इंटरप्रिटेशन का है और उसका अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान की अदालत ही करेगी। ठीक है, मैं तो समझता था कि पार्लियामेंट में जो आईनी इस्लाहात आ रहा है उसमें 189 में भी एक शिक डाल दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जो है माना जाएगा। जी बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आप बता रहे थे कि जो ऑर्डिनेंस आ गया तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसको आप कैसे देखते हैं। दूसरा सर मुझे ज़रा सा ये ज़रूर बताइए, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि सर ये आईनी पैकेज यानी आईनी तरमीम लाना हुकूमत का काम है, यानी काबीना उसकी अप्रूवल दे, फिर वो हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट ले जाए, वहाँ पार्लिमानी कमेटी में सिफारिशात आएँ, स्कूटनी हो, पार्लियामेंट उस पर बहस करे, उसके बाद पार्लियामेंट में टेबल करे हुकूमत और पार्लियामेंट उस बिल को पास करे और सदर दस्तखत कर दे और वो कानून बन जाए। ये तो आइन में मौजूद है। ये जो कि गिरोह है सर वकला का, जो निकल कर कह रहा है कि हमसे पूछे बगैर आइनी तरमीम कोई नहीं ला सकता, ये क्या चीज़ है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिर मुझे कहना पड़ेगा, हसन साहब ने जिस खूबसूरती से, जिस कमाल हुनरमंदी से सब कुछ वाजे कर दिया है, मुझे तो अपना आप बिल्कुल इररेलेवेंट लग रहा है। लेकिन बहरहाल चूँकि मैं आप स्क्रीन पे हूँ, लिहाजा कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन मैं उनकी हर बात को एंडोर्स करता हूँ। जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाइए जनाब, हम यहाँ खड़े कहाँ हैं? हम खड़े वहाँ हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट रमूज़ सल्तनत चलाना चाहती है, जहाँ वो समझती है कि हर अदारा हुकूमत का जितना मर्जी बड़ा वो आइनी हो, वो उनका ज़ैली अदारा है, लिहाजा जो चीफ़ जस्टिस आप चाहें या जो भी कोई जज चाहे वो सब कुछ वो कर सकते हैं। यही होता रहा है, चाहे वो अदालतें साकबी थी, चाहे वो गुलजारी थी, चाहे वो खोसवी थी, चाहे वो बंदयाली अदालतें थी, ये सब कुछ हुआ और हमने सब कुछ होते हुए देखा। कोई डैम बनाने चला है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो हैं वो किसी एक प्रॉपर्टी आइकॉन के जुर्माने में जमा कर दिए हैं, कोई मटरों और आलूओं और चावलों की कीमतें तय कर रहा है। मुझे बताइए, कभी ये हुआ है दुनिया के किसी कोने में सुप्रीम कोर्ट के ये काम है? तो एक तो ये कि जितना आप उनको रूम देते जा रहे हैं उतना ही वो इंक्रोच करते जा रहे हैं। दूसरी बात, ये हमने तो ज़रूर सुना था कि जजेस वकीलों से जज बनते हैं। हमने जजों को वकील बनते हुए पहली दफ़ा देखा है, कम से कम मैंने अपने 55 साल कैरियर में ये पहली दफ़ा देखा है। जज साहब पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आने वाले वक्त में आप इनका कहीं मिलिट्री ट्रायल तो नहीं करेंगे? जज साहब हुक्म दे रहे हैं कि आइंदा आप इन्हें किसी भी मुकदमे में या किसी भी आइंदा कायम होने वाले मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये केड़ा इंसाफ है जनाब? ये कौन से मुल्क में होता है ये इंसाफ? तो एनीवे, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। उतनी ही उसकी ग्रेस है, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ है जितनी किसी भी दूसरे आईनी अदारे की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वो आईनी अदारे नहीं, कुछ उससे सुपरा बॉडी है, तो ये उनकी मर्जी है। हैविंग सेड दैट, अब मैं आ जाता हूँ आपकी दूसरी बात की तरफ जो आपने पूछा ऑर्डिनेंस का और तरमीम के हवाले से। देखिए, ये तो कोई दो राय इसके बारे में नहीं है कि ये थोड़ा सा मिस हैंडल ज़रूर हुआ है, लेकिन तरमीम लाना पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियन का काम है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको ऐसा करने से। ख्वाहिशें की जा सकती हैं, लेकिन इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफिकेशन नहीं है। वो क्या कानून लाना चाहते हैं, ये क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बन लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी चोंच उसमें बाद में अड़ानी चाहिए। ये जो एक ख़ास पार्टी हर मसले को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में पहुंच रही है और हर जगह से चाहे रिलीफ ड्यू है या नहीं है वो उन्हें मिल रहा है, ये कौन सी कानून की किताब लिखी जा रही है? क्या हमने ये नहीं देखा डॉक्टर दानिश कि 45 साल के बाद हमें बताया गया कि भुट्टो के केस में फैसला गलत हो गया था? क्या ये हमने नहीं देखा
कि पनामा से शुरू होने वाला मामला जो है वो अकामा पे जाके तय होता है, फिर उसके ऊपर एक निगरान जज भी। और ये कौन सी दुनिया में रहते हैं हम? ये कौन सी रियासत दुजाना है जहां कोई कानून नहीं, जहां कहीं कोई रियासत की रिट नहीं है? अगर तो रियासत की रिट को तोड़ के अदारे ये समझते हैं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। अगर रियासत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खुदा न खास्ता। दूसरी बात यह है कि आपने देखा नहीं है एक सूबे का चीफ जस्टिस जो है ललकार ललकार के क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है? आपने कभी किसी सूबे के गवर्नर के हवाले से कभी चीफ मिनिस्टर की इतनी बदजुबानी सुनी है जिस तरह की जा रही है? ये सब कुछ तो कोर्टों को नज़र नहीं आता है, इसके ऊपर वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमने खिलवाड़ बना दिया है। इंसाफ के नाम पर हम हुकूमत चला रहे हैं, इंसाफ के नाम पर हम हुकूमत साजी कर रहे हैं, इंसाफ के नाम पर हम सब कुछ कर रहे हैं, इंसाफ मुहैया नहीं कर रहे हैं। वो केसेस की फाइलें जो हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं। मुझे बताइए डॉक्टर दानिश, जल्दी से याद करके या मेरे साथियों से पूछिए कि कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत की हो? ये हो रहा है या नहीं हो रहा? झूठ बोल रहा हूं मैं या कोई वजन है मेरी बात में? तो जब ये सब कुछ हमारे सामने मंजरनामा है तो इस मुल्क में कानून की क्या वक़्त है? अदालतें अपना काम कर रही हैं कि दूसरों का काम अपने से बेहतर जानती हैं? ये सारा मंजरनामा आपके सामने है डॉक्टर ने। अच्छा, ऑर्डिनेंस पे जरा से मुझे कोई कमेंट्स कर दें। जो तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर साहब ने दस्तखत, देखिए जब आप अदालत, जी मैं समझ गया, मैं अर्ज करता हूं। देखिए गुजारिश ये है, जब आप किसी किस्म की कानून साजी नहीं करने देंगे, जब आप ये कहेंगे कानून हम बनाएंगे, जब आप ये कहेंगे कि ये जो फलां चीज हो रही है इसको हम प्रीएम्प्ट करेंगे, तो फिर ऑर्डिनेंसेस आएंगे। ये वो लोग इतराज कर रहे हैं ऑर्डिनेंसेस पर जिन्होंने 46 ऑर्डिनेंस और 40 बिल एक रात में पास किए। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि हमारी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है। हमने तो ऐसे बिल भी पास किए कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के मातहत नहीं है। हमने तो यह भी देखा कि वहां लाके एक IMF का बंदा बिठा दिया गया गवर्नर बना के। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी रियासत है? तो कहने का मतलब यह है, बात बढ़ जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ा इशू मेरे नजदीक एज ए पाकिस्तानी इज दैट देयर शुड बी अ रिट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। नोबडी कैन क्वेश्चन दिस। ठीक है, बहुत। कमर दिलशाद साहब, जरा सा मैं इस पे भी आपका आखिरी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं कि सर देखें, आपने बयान तो कर दिया है, लेकिन मैं फिर ये सवाल कर रहा हूँ कि एक तरफ जैसे कि आपने सुना, एहसान साहब ने भी कहा, बुखारी साहब ने भी कहा कि वो लैंड ऑफ द लॉ है, दूसरी तरफ ये है आपके इनका अदालत का फैसला है। अब जाहिर देखें सर, ये जो 213 से लेकर 200 मेरा ख्याल है 24 या 25 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी तो पार्लियामेंट बनाती है ना सर। अगर उस कानून को जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उस कानून की अगर अहमियत नहीं है इलेक्शन कमीशन के सामने, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये पावर जो आईनी इदारे के तौर पर दी है, इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर दी है, वो जुडिशरी ने तो नहीं दी है, वो तो पार्लियामेंट ने दी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून को जो बन चुका है उसको नलीफाई कर दे? लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये डॉक्टर साहब कि ठीक है कि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल, लेकिन 12 जुलाई का जो फैसला है जो इससे पहले हो चुका है, अब इसमें अमल दरामद नहीं हुआ है, तो वो भी तो इंटैक्ट ही है ना। इस लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो अपने 12 जुलाई के फैसले के तो वापस ले लें, नहीं वापस लेते तो उस पर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म जारी करना है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो, आईनी इदारा हो, सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है सारे लोग अंडर। सर माफी सर सॉरी, मुझे सर ये क्लियर करें, बहुत जरूरी है। मैं ये पढ़ता हुआ आया हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत ये इदारे नहीं हैं, पार्लियामेंट का अलग जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की 175(2) जुरिडिक्शन है, इलेक्शन कमीशन की 213 से लेकर 224 तक की जुरिडिक्शन है, एग्जेक्टिव की 97 जुरिडिक्शन है, कोई किसी के मातहत नहीं है। सर आप क्लियर करें सर। नहीं, मातहत तो नहीं, लेकिन हुक्म तो मानना पड़ता है ना। जब 189, लेकिन सर देखिए कई जजमेंट मौजूद है सर, कई जजमेंट मौजूद है, इख्तलाफी नोट मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को नहीं माना जाए। मैं आ जाता हूं उस फैसले की तरफ जो इलेक्शन के हवाले से था। क्यों नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इतने दिन के अंदर इलेक्शन करा लो, क्यों नहीं माना?
और ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो सारा मामला पेश हो गया था, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी तैयार था, लेकिन ना तो वफाकी हुकूमत ने फंड प्रोवाइड किए और ना ही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जिसकी बना पर वो 14 इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। यह बुखारी साहब आखिरी जुमला बिल्कुल नहीं, वो पार्लियामेंट नहीं माना। एक और हवाला मैं दे दूं आपको, आखिरी हवाला सुनिए। क्या आपको याद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था पंजाब हुकूमत को, जनाब महात्मा साहब के हुकूमत के दौरान, बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान 2.5 साल तक उन्होंने नहीं माना। क्या कर लिया था किसी ने? दुरुस्त है ये खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त क्योंकि ख़त्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लीगल इशू है, कई अहम चीज़ें सामने मेरे और भी थी और सवालात भी था, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।